अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं विच आर थ्री, योर ल्यूसीन, वैलिन एंड आइसोल्यूसीन, इनका हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। बेसिकली क्योंकि ये तीनों ब्रांच चेन है तो इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें आपस में बहुत सी सिमिलैरिटीज होती हैं। तो जो इनके इनिशियल रिएक्शंस होते हैं तीनों के, वो तीनों में सेम ही होते हैं। तीनों में सबसे पहले ट्रांसअमाइनेशन होगी, फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी और फिर डिहाइड्रोजनेशन होगी। फिर इसके बाद जो उनका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उससे पता चलता है कि वो कीटोजेनिक है या ग्लूकोजेनिक है। जिस तरह हम अभी आगे देखेंगे, ल्यूसीन से एसिटोएसिटेट और एसिटाइल कोए बनता है, इसलिए कि क्या कहते हैं, ल्यूसीन इज कीटोजेनिक। वैलिन आपका प्रोपियोनाइल कोए बनाएगा, प्रोपियोनाइल कोए आगे फिर सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन उसके थ्रू ही आपका वैलिन इज ग्लूकोजेनिक। और जो आइसोल्यूसिन है वो बोथ ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है, क्योंकि वो बोथ प्रोपियोनाइल कोए और एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन करवाएगा। तो होता क्या है, इन अमाइनो एसिड्स की खास बात यह है कि इनका जो प्राइमरीली जो इनका मेटाबॉलिज्म होता है वो जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज होते हैं, जिस तरह स्केलेटल मसल्स हो गए, वहां पे होता है। सबसे पहले होता क्या है, ट्रांसअमाइनेशन होती है। ट्रांसअमाइनेशन में क्या होगा कि अमाइनो ग्रुप और क्या कहते हैं, जब ट्रांसअमाइनेशन होगी ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप होगी, जिससे एक अल्फा कीटो एसिड्स बन जाएगा इनका और एक नया अमाइनो एसिड बन जाएगा। ट्रांसअमाइनेशन कौन कराएगा? ब्रांच चेन अल्फा अमाइनो एसिड अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम कराएगा। और ये विटामिन B6 डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वीनो ट्रांसअमाइनेशन विटामिन B6 के थ्रू ही होती है। उससे उनके रिस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड्स बन जाएंगे। इनके अगर नाम याद ना भी हो तो कोई बात नहीं, पर यह पता होना चाहिए कि ल्यूसीन के इनसे क्या कहते हैं, अल्फा कीटो एसिड्स बनने हैं। ल्यूसीन से अल्फा कीटो आइसोकेप्रोइक एसिड बनेगा, वैलिन से अल्फा कीटो आइसोवैलरिक एसिड बनेगा और आइसोल्यूसिन से अल्फा कीटो बीटा मिथाइल वैलरिक एसिड बनेगा। ठीक है, अगर नाम याद ना भी हो तो बस ये पता होना चाहिए कि इन तीनों की ट्रांसअमाइनेशन से उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड्स बने। अब होगा क्या, इन अल्फा कीटो एसिड्स में इनकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, जो कि कौन सा एंजाइम कराएगा? ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस। ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। और इसकी खास बात क्या है कि जो इसके फंक्शंस हैं और जो इसकी सिमिलैरिटीज हैं वो कुछ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस से मिलती हैं। वो कैसे मिलती हैं कि इस एंजाइम में भी 5 कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। वो 5 कोफैक्टर्स कौन से होंगे? योर टीपीपी, थायमीन पायरोफॉस्फेट, योर कोएंजाइम ए, लाइपोइक एसिड, NAD एंड FAD। तो होगा क्या, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस इनके डीकार्बोक्सिलेशन करा के इनके एसिटाइल कोए थियोएस्टर्स बनाएगा, जिससे अल्फा कीटो आइसोकेप्रोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा आइसोवेलराइल कोए ए में, अल्फा कीटो आइसोवैलरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा आइसोब्यूटराइल को ए में, और अल्फा कीटो बीटा मिथाइल वैलरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा मिथाइल ब्यूटराइल को ए में। लास्ट स्टेप इन तीनों में क्या होगा, इनकी FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेशन होगी। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन रिमूवल हो जाएगी, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है। उससे फर्दर 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे और फिर उन 3 प्रोडक्ट्स से आगे जाके क्या कहते हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? आइसोवेल्डाइल कोए एसिटोएसिटेट और एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोब्यूट्राइल कोए प्रोपियोनाइल को ए में, और जो ये वाला है अल्फा मिथाइल ब्यूट्राइल को ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपियोनाइल को और एसिटाइल कोए में। वो जो बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनका हमको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह ये वही चीज इन्होंने दिखाई है कि ये 3 अमाइनो एसिड्स उनकी ट्रांसअमाइनेशन हुई, अल्फा कीटो एसिड्स बने, फिर डिकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल को थियोएस्टर्स बने, फिर FAD लिंक डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू ये कुछ क्या कहते हैं इंटरमीडिएट्स बने। इन इंटरमीडिएट्स का नाम नहीं याद रखना, बस ये पता करना है कि ल्यूसीन हमें एसिटाइल कोए और एसिटोएसिटेट दे रहा है, वैलिन हमें प्रोपियोनाइल कोए दे रहा है, और जो आइसोल्यूसिन है वो बहुत एसिटाइल कोए और प्रोपियोनाइल कोए दे रहा है। जो ये वाले इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं बीच में, ये सब इंटरमीडिएट्स बनेंगे डिहाइड्रोजिनेशन के बाद, इनका नाम हमने याद नहीं रखना। तो ये बेसिकली ये होल मेटाबॉलिज्म था इन तीनों अमाइनो एसिड्स का। अब हम इनके क्लिनिकल्स में आ जाते हैं। 3 ही क्लिनिकल्स हैं। क्लिनिकल्स में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेपल सिरप यूरिन डिजीज। इसमें होता क्या है, जो ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है ये वाला, इसकी क्या कहते हैं डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसमें 2 टाइप्स की होती है, या तो एक क्लासिकल एक कंडीशन होगी और एक होगी नॉन क्लासिकल। क्लासिकल कंडीशन में क्या होगा, इस एंजाइम की कंप्लीटली डेफिशिएंसी कंप्लीटली ब्लॉकेड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये अल्फा कीटो एसिड्स हैं और जो ये अमाइनो एसिड्स हैं इनकी ब्लड में और इनकी यूरिन में क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। जब इनकी ब्लड और यूरिन में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और क्या कहते हैं ये डिटेक्ट कब हो जाता है, ये फर्स्ट वीक ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में ही डिटेक्ट हो जाता है। और ये बहुत सिवियर क्या कहते हैं डिजीज है, क्योंकि इसमें जो बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यूजुअली फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही उसकी डेथ हो जाती है।
उसमें होगा क्या, इसको मेपल सिरप यूरिन डिजीज नाम क्यों दिया, क्योंकि जो उसका यूरिन आएगा बच्चे का, उसकी जो ऑर्डर होगी वो मेपल सिरप की तरह की होगी, या हम कह सकते हैं बर्न्ड शुगर की तरह की उसकी जो ऑर्डर होगी वो होगी, इसलिए इस डिजीज का नाम मेपल सिरप यूरिन डिजीज दिया है। जो एक नॉन क्लासिकल होता है, नॉन क्लासिकल में बेसिकली क्या होता है कि इस एंजाइम की जो वो होती है एक्टिविटी होती है वो अबाउट 30 to 40% होती है, फुली नहीं काम कर रहा होता लेकिन थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है। तो उससे बस जो उसके सिम्टम्स आते हैं, आगे जो सिम्टम्स अभी मैं बताऊंगा वो नॉन क्लासिकल वाले में बहुत क्या कहते हैं एडोलेसेंस में जाके पता चलते हैं, पर वो इतना फेटल नहीं होता। तो मेपल सिरप यूरिन डिजीज में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई, जिसकी वजह से क्या होगा सिम्टम, जिसकी वजह से कुछ क्या मसले आएंगे, देयर विल बी इम्पेयरमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड फंक्शन ऑफ अदर अमाइनो एसिड्स दीज। फिर जो ये वाले ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं ये कंप्लीटली इनहिबिट कर देंगे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज को। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ग्लूटामेट की ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन या ट्रांस डीअमाइनेशन करा रहा था। इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि हमें पता था ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज से ग्लूटामेट आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट और अमोनिया दे रहा था, अमोनिया नहीं बन पाएगा तो कुछ जो सिम्टम्स हैं वो उसी की अमोनिया टॉक्सिसिटी जैसे ही आएंगे कि एसिडोसिस हो रहा होगा, लेथार्जी होगी, कन्वर्जन होंगी, देयर विल बी मेंटल रिटार्डेशन एंड फाइनली देयर विल बी कोमा एंड डेथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज है। उसके बाद एक डिजीज आ जाती है जिसका नाम है आइसोवेल्ड्रिक एसिडीमिया। आइसोवेल्ड्रिक एसिडीमिया में क्या होता है, जो आइसोवेल्ड्राइल कोए डिहाइड्रोजिनेस है, आइसोवेल्ड्राइल कोए बन गया ल्यूसीन से, फिर जो उसके आगे डिहाइड्रोजिनेशन है वो नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये एसिटाइल कोए थियोएस्टर ल्यूसीन का जो बना है आइसोवेल्ड्राइल कोए, आइसोवेल्डेट की एक्सक्रीशन से कहते हैं ज़्यादा होगी और उसकी जो ब्लड में और यूरिन में कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। इस कंडीशन में जो पेशेंट होगी उसके सिम्टम्स तो एसिडोसिस और माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के होंगे, और जो इस तरह ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा इस डिजीज के साथ, उसमें होगा क्या, जो उसकी ब्रेथ होगी और जो उसकी बॉडी फ्लूइड्स होंगे उस पेशेंट की, जिस तरह स्वेट, टेयर, सलाइवा हो गए, उनमें से एक खास चीज़ी ऑर्डर आ रही होगी। ठीक है, फिर एक और डिजीज होती है जो इतनी फेटल और इतनी क्या कहते हैं टॉक्सिक नहीं है, जिसका नाम है हाइपरवेलिनीमिया। हाइपरवेलिनीमिया में बेसिकली क्या होगा कि जो वेलिन का जो वो एंजाइम है जो वेलिन की ट्रांसअमाइनेशन करा रहा है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से जो वेलिन की कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन फिर वेलिन विल बी इवेंचुअली एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन तो नॉर्मल रहेंगे, उनकी नॉर्मल ट्रांसअमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन हो रही होगी, लेकिन वेलिन की ट्रांसअमाइनेशन नहीं हो पाएगी, तो वेलिन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी और फिर वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो दिस वॉज द होल कैटाबोलिज्म ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। आई होप समझ में आ गया हो। थैंक यू।